स्वर कोकिला लता मंगेशकर को पूरे देशवासियों की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। आज पूरा देश एक डिपार्टेड सोल के लिए भाव विह्वल है और हम भी अश्रुपूरित नयनों से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जो 13 जनवरी 2022 को रिलीज हुआ था। हम ये 4 टर्म्स में इस पूरे वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे और ये क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज को पढ़ने के लिए। आप भविष्य के प्रशासनिक प्राधिकारी बनने के लिए जो तैयारी कर रहे हैं तो उसमें 2-3 बातें जरूरी होती है कि प्रशासनिक प्राधिकारी का एक दृष्टिकोण अलग होता है, उसकी थिंकिंग अलग होती है, उसका एनालिसिस, एनालिटिकल पावर, रीजनिंग पावर, डिसीजन मेकिंग पावर्स, ये सब टिपिकल टू द पॉइंट होता है। तो कहा जाता है कि कुछ बनने से पहले आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए और वो हर चीज में दिखना चाहिए। और जहां तक मेरी स्ट्रेटजी है, मैं भी कोशिश करता हूं कि किसी भी चैप्टर को एनालिटिकल तरीके से देखा जाए। इससे क्या होता है, याद करने की जो क्षमता होती है उसमें वृद्धि होती है। आप देखेंगे कि ये जो हमारा रिपोर्ट है इसको हमने 4 पार्ट में बांटा है। पहले इसके बैकग्राउंड के बारे में समझेंगे, फिर इसके जो की टर्म्स है, फॉरेस्ट कवर क्या होता है, ट्री कवर क्या होता है, फिर हम जानेंगे फोकस पॉइंट, इसके मुख्य मुख्य बिंदु जो परीक्षा उपयोगी होंगे, एंड देयर आफ्टर हम कुछ अन्य चीजों के बारे में देखेंगे जैसे कार्बन स्टॉक वगैरह वगैरह की बातें। आइए शुरुआत करते हैं कि ये जो इस बार का ISFR रिपोर्ट है 2021, जिसको सामान्य तौर पर कहते हैं इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, जो रिलीज हुआ था 13 जनवरी 2022 को, और केंद्रीय मंत्री सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट श्री भूपेंद्र यादव ने इसे 13 जनवरी 2022 को इनके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो लॉन्चिंग बाय भूपेंद्र यादव, बट यू हैव टू रिमेंबर कि दिस रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। इधर हमने कुछ डेट्स लिखे हैं, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि ये जो 4 डेट्स हैं बारी बारी से इससे रिलेटेड होंगे। तो डेट लाइन भी जरूरी होता है। डेट लाइन के आधार पर अगर हमको फॉरेस्ट सर्वे को समझना है तो हम देखेंगे 1952 का जो संबंध होगा, द फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया वाज प्रिपेयर्ड इन द ईयर 1952। और फिर जब हम अगले फॉरेस्ट पॉलिसी की बात करेंगे तो उसका संबंध होगा 1988 से। तो वही अगर देखा जाए फॉरेस्ट पॉलिसी, तो फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया 1952 और जो प्रेजेंट फॉरेस्ट पॉलिसी है 1988। वहीं जब बात करेंगे 1981 की, तो मैंने बताया कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1981 में और इसका हेडक्वार्टर देहरादून है। पुनः अगर हम देखें कि ये जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये भी कभी कभी पूछा जाता है। फॉरेस्ट पॉलिसी मैंने बता दिया, फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी 1952, प्रेजेंट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। अब यहां से जो प्रश्न पूछा जाता है वो है कि अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट या नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, या अगर कहीं 1952 ही पूछा जाए तो वहां से कॉमन क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो हमारा टोटल एंटायर फॉरेस्ट कवर, हालांकि हम लोग देखेंगे कि फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर क्या होता है, तो जो फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर का जो एंटायर परसेंटेज होना चाहिए टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का, तो वह है 33%।
बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि कितना होना चाहिए इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए। तो अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 33% ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया शुड बी कवर्ड विद फॉरेस्ट एंड ट्री। साथ ही साथ ये बताया गया है कि अगर हिली एरिया हो, जो हिल स्टेशंस या हिल डिस्ट्रिक्ट्स की बात की जाती है, जो वहां हिली स्टेशंस पे इट शुड बी 60%, मतलब जो 1 आवर है फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर हिली एरिया में 60% होना चाहिए, और ये जो प्लेन एरिया है वहां पे जो मैदानी क्षेत्र है वहां 20% होना चाहिए। जैसे हम अगर बिहार की बात करेंगे तो बिहार में अगर आप यहां देखें कि इसी रिपोर्ट के अनुसार जो फॉरेस्ट कवर है हिल डिस्ट्रिक्ट्स में, जो 140 हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अपने आप में क्वेश्चन भी है कि पूरे भारत में कितने हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अगर ऐसा ही बिहार से पूछा जाए कि पूरे बिहार में कितने हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो बिहार में न ही कोई ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं और न ही कोई हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इसलिए बिहार में ये नील होगा। लेकिन भारत में 140 हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 140 हिल डिस्ट्रिक्ट्स में अभी जो फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर है वह 40.17% है, और यहाँ का जो टारगेट है वो कितना होना चाहिए, 60% होना चाहिए। तो पहली बात तो यह है कि अगर हम एनालिसिस करें इस वन रिपोर्ट की, तो हम ये कह सकते हैं कि यह लक्ष्य से काफी दूर है अभी। और दूसरी बात कि ये इस बार के फॉरेस्ट सर्वे में ये जो सर्वे होता है वो बाइनियल होता है। बाइनियल इन द सेंस कि ये प्रत्येक दूसरे साल 2 साल के बाद इसको रिलीज किया जाता है। तो इसके पहले 2019 में जो डेटा रिलीज हुआ था उससे अगर तुलना करें तो 0.32% डिक्रीज हुआ है हिल डिस्ट्रिक्ट्स में। अर्थात अगर फिगर के रूप में देखा जाए तो 902 स्क्वायर किलोमीटर जो फॉरेस्ट कवर है वह डिक्रीज हुआ है, जो एक अलार्मिंग सिग्नल है। तो ये हुआ कि जब हम सामान्य जानकारी की यहाँ पे बात करेंगे तो फॉरेस्ट पॉलिसी हो गया, और ये जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, यह एक तो मैंने बता दिया कि 1981 में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, लेकिन जब पहला रिपोर्ट आया था वह 1987 में आया था। तो जब हम रिपोर्ट की बात करेंगे ISFR की बात, तो फर्स्ट रिपोर्ट इन द ईयर 1987, लेकिन जो इस बार वाला रिपोर्ट है वह रिपोर्ट है अपने कंसिक्वेंट टर्म में 17th है, तो ये 17वां। मैंने बताया कि बाइनियल रिपोर्ट है और हम तुलना कर सकते हैं 2019 का रिपोर्ट और 2021 का रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट की खासियत ये है कि इस बार इसे डिजिटल करने का प्रयास किया गया है, और ये जिस सैटेलाइट मैपिंग के माध्यम से इसको किया गया, तो एक इंपॉर्टेंट है कि कौन सा सैटेलाइट यूज किया गया। तो ये अपना रिसोर्स सेट है जिसको रिसोर्स सेट 2 के नाम से जाना जाता है। ये हो गया हमारा बैकग्राउंड कि किस तरीके से इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट का बैकग्राउंड है। अब हम देखते हैं कुछ की टर्म्स के बारे में कि होता क्या है फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर। बस आपको एक टेक्निकल पॉइंट जानना है, जो जो लाइन ऑफ डिमार्केशन होगा वह होगा हमारा 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर से इफ मोर देन 1 हेक्टेयर, और उसमें जो ट्री कैनोपी है मोर देन 10% है, तो इसे हम कहेंगे फॉरेस्ट कवर। मतलब एक ऐसा एरिया जिसका जो 1 हेक्टेयर से ज्यादा हो और उस क्षेत्रफल में ट्री कैनोपी 10% से ज्यादा हो, मतलब वहां जो पेड़ पौधे हैं वह 10% एरिया से ज्यादा हो, तो उसे हम कहेंगे फॉरेस्ट कवर। लेकिन अगर ये 1 हेक्टेयर से कम होता है, और ये जो छोटे छोटे बंच होते हैं आप देखेंगे सड़क के किनारे
या जिस तरह की जो आप कह सकते हैं कि स्मॉल बंचेज में छोटे छोटे जगहों पर, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, और वो 1 हेक्टेयर से कम हो, स्मॉल बंचेज ऑफ एरिया, तो उसे हम ट्री कवर के नाम से जानते हैं। तो दो टेक्निकल टर्म, इफ मोर देन 1 हेक्टेयर ऑफ एरिया या लैंड, और वो लैंड में कोई भी टाइप्स हो सकता है, चाहे वो गवर्नमेंट लैंड हो या फिर प्राइवेट लैंड हो या किसी भी तरह का लैंड हो, वो मायने नहीं रखता है, इट शुड बी मोर देन 1 हेक्टेयर। तो हम देखेंगे दूसरा कि फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर। तो प्रश्न एक फॉरेस्ट कवर से अलग ही पूछा जा सकता है और ट्री कवर से अलग पूछा जा सकता है, लेकिन अगर हम दोनों को मिला देते हैं तो ये एंटायर जो होता है, अब आप इसको कैसे देख सकते हैं, अब अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट हम देखेंगे टोटल फॉरेस्ट कवर, हम इंडिया की बात कर रहे हैं, टोटल फॉरेस्ट कवर होगा 21.71%। मतलब इंडिया का जो टोटल एरिया है, ये एरिया आपको याद रखना है, ठीक है। पूरा डेटा याद करने की जरूरत नहीं है, अगर हमें ये एरिया याद है, परसेंटेज कभी भी निकाल कर हम बहुत सारे डेटा इससे जनरेट कर सकते हैं। तो आपको ये जो डेटा है वो याद रखना है कि भारत का इस एरिया पर इतना %, ठीक है। तो ये जो है 32,87,469 स्क्वायर किलोमीटर, इस टोटल एरिया का 21.71% क्या है, ये फॉरेस्ट कवर है। और आप समझ चुके होंगे कि ये जो एरिया होगा, जहां जहां जो पैचेज होंगे वह मोर देन 1 हेक्टेयर वाला होगा, और दूसरा कंडीशन क्या होगा कि वहां की जो फॉरेस्ट कैनोपी होगी वह 10% से ज्यादा होगा। तो ये दोनों जब कॉम्बिनेशन बनेगा तो उसको हम फॉरेस्ट कवर कहेंगे। दूसरा, ये जो टोटल ट्री कवर है जो इंडिया का, वह है 22.91%, और दोनों को अगर मिला दिया जाए तो इसे कहते हैं टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। तब जाके भारत का फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों मिलाकर 24.62 का डेटा बनता है। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये सीधे इसमें क्या जुड़ा हुआ है, इसमें फॉरेस्ट कवर भी है और ट्री कवर भी है, ठीक है। ये हो गया भारत के बारे में एक जो डेटा है। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि एरिया कितना है, ये सर्वे में मेंशन एरिया है, इसे वैसे भी याद रखना चाहिए। और जब हम ऐसी ही तुलना बिहार की करेंगे तो बिहार का जो एरिया है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। तो जब हम वही फॉर्मूला बिहार पर लगाएंगे तो ये सर्वे कहता है कि 7.84%, ये सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट कवर है, याद रखना है। जितने भी बीपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं याद रखेंगे कि अभी जो हमारा सर्वे रिलीज हुआ है उसमें ट्री कवर जो है, वो जो ट्री कवर है इसके बारे में जो परसेंटेज है वो नहीं दिया गया है। तो आपको मैं बता दूं कि आपको बस इतना याद रखना है कि इसमें जो चेंजेज है, अगर हम बात करें कि 2019 में जो ट्री कवर था वह था 2003 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। जबकि हम इस ये जो प्रेजेंट डेटा है इस 2021 वाले के सर्वे में यह है 2341 स्क्वायर किलोमीटर। सो ये जो हमारा डेटा है अभी 2341, अगर हम यहाँ पे इसको ऐसे देखें 2341 स्क्वायर किलोमीटर, तो अगर हम ये देखें कि 2341 स्क्वायर किलोमीटर इसका कितना प्रतिशत होता है, तो हम परसेंटेज निकालेंगे तो होगा 2.49%, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं कि बिहार में जिस तरह से इंडिया में
24.62% टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर होता है। ठीक उसी तरह से बिहार में 10.33% दोनों को जोड़ेंगे तो ये टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर होता है। तो याद रखेंगे, अगर सिर्फ फॉरेस्ट कवर पूछता है बिहार के लिए 7.84%, नहीं तो अगर ट्री कवर पूछ दिया 2.49%। ठीक है, अगर दोनों को हम मिला दें तो 10.33% होता है। तो ये सामान्यतः इसकी बात हुई। अगर हम बात करें कि कार्बन स्टॉक के बारे में, तो कार्बन स्टॉक को मिलियन टन के रूप में एक्सप्रेस किया गया है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि इंडिया में जो कार्बन स्टॉक है वह है 7204, लेकिन जब बिहार की बात करेंगे ये सब मिलियन टन में है और बिहार में 56.88 मिलियन टन ये हमारा कार्बन स्टॉक है। तो अगर हम बात करें भारतीय परिप्रेक्ष्य में, और भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर हमें देखा जाए कि ओवरऑल जो इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट एरिया, उस इंक्रीज में अगर देखा जाए कि रैंकिंग क्या है राज्यों की, ठीक है, तो जो राज्यों की रैंकिंग है ना, उस रैंकिंग को अगर ध्यान में रखें तो हम देखेंगे कि ये जो हमारा आंध्र प्रदेश है, ठीक है, आपने देखा होगा कि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से एक राज्य अलग हुआ था, तेलंगाना, और इन दोनों राज्यों में विकास की होड़ लगी हुई रहती है। तो अगर देखा जाए हमने 3 कैटेगरी में बांटा है। आप देखेंगे ये चार्ट आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा चीजों को याद करने के लिए। ये है इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट कवर में जो इंक्रीज हुआ है वो इंक्रीज के अनुसार अगर देखा जाए, दूसरा ये है एरिया के अनुसार, और तीसरा जो परसेंटेज ग्रोथ है उसके अनुसार। तो अगर इंक्रीज देखा जाए तो मैंने कहा दोनों में होड़ लगी रहती है। पहला क्या, आंध्र प्रदेश, और दूसरा आपने देखा होगा तेलंगाना, और तीसरे नंबर पे है उड़ीसा। अगर इसी चीज को अगर आप मैप पर बना के अगर दिखाएं तो बहुत आसान हो जाएगा। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, और फिर उसके ऊपर ही है उड़ीसा। तो ये आपको इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर के आधार पर ये 3 फिगर याद हो गया होगा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा। मैं 3 का ही डेटा मैंने अभी दिया है। अगर वैसे देखा जाए एरिया कितना बड़ा है तो 647 स्क्वायर किलोमीटर, उसके बाद देखिए थोड़ा सा ही डिफरेंस है 632 स्क्वायर किलोमीटर, और उड़ीसा को 537, ठीक है। इसके बाद कर्नाटका है चौथे नंबर पे 155 स्क्वायर किलोमीटर, और 5वें नंबर पर पड़ोसी राज्य जो है झारखंड है 110 स्क्वायर किलोमीटर, वहां पे वृद्धि हुई है। तो झारखंड भी हो सकता है 5वें नंबर पर, ये आप याद कर सकते सॉरी। फिर आप देखेंगे एरिया के अनुसार अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। और जब हम परसेंटेज की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट का कब्जा है बिल्कुल, क्योंकि आप समझ सकते हैं एरिया कम है और फॉरेस्ट कवर ज्यादा है। तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, पहला स्थान जाता है मिजोरम को, दूसरा अरुणाचल प्रदेश को, और तीसरा मेघालय को। आइए हम बिहार के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसकी बात कर लें, और उसमें हम देखते हैं कि बिहार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह है एरिया के बारे में। और एरिया में है सबसे पहले देखें कैमूर, और फिर पश्चिमी चंपारण, फिर तीसरे नंबर पे रोहतास। तो बहुत बार आपको अगर पुराना क्वेश्चन पेपर वो मिलेगा तो उसमें पश्चिम चंपारण की भी बात की जाएगी, लेकिन जो लेटेस्ट सर्वे है उसके अनुसार अभी जो है कैमूर पहले स्थान पर है, पश्चिमी चंपारण दूसरे स्थान पर है, और ये जो रोहतास है वह तीसरे स्थान पर है। और आपके लिए और आसान हो जाता है जब परसेंटेज ग्रोथ की बात की जाती है तो ये जो है कैमूर पुनः पहले स्थान पर होता है, जमुई, और उसके बाद से नवादा।
तो ये जो है ये जो एरिया में है, जो एरिया वाइज और परसेंटेज वाइज जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फोल्डर की बात की जाती है, वहां पे ये एक ओवरऑल समरी रहा। इसका पीडीएफ कॉपी भी लिंक में शेयर कर दिया जाएगा। आपने देखा कि कैसे प्लान तरीके से 4 पार्ट में बांटकर हम लोगों ने ये जो अपना इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट को देखा। पहले बैकग्राउंड, फिर कुछ की टर्म्स के बारे में, और फिर कुछ महत्वपूर्ण जो डेटा है, इस डेटा को प्रैक्टिकल तरीके से मैंने कहा कि आप इसको याद करें, ताकि ये वाला जो डेटा है कि कितना स्क्वायर किलोमीटर है, वो आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करके निकाल सके। एक प्रशासनिक प्राधिकारी को इतना कैलकुलेशन तो आना ही चाहिए, ताकि चीजों को हम आसान कर सकें। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप कीप लर्निंग, पढ़ते रहें, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।